हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीएमओयू ग्राफिक कोटा की यूनिवर्सिटी वीएमओयू वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा के एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए जो आपका पेपर फिफ्थ होता है मैकेनिक्स का पेपर होता है, पेपर नंबर 5। उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे इस चैप्टर से लेक्चर्स में, तो आपके लिए यूजफुल होगी। उन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए और उन चीज़ों को पढ़ने के लिए। और सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर्स में हम सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि इस लेक्चर्स का यूज किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वीएमओयू कोटा के स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससी प्रीवियस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर की तैयारी करें, आपका पेपर मैकेनिक्स का पेपर होगा जिसका कोड दे रखा है MT05। उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। दिस लेक्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल डिस्कस इन ए सिंपल वे। बहुत सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट चैप्टर से। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का फर्स्ट टॉपिक आपका है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है डीएलएमबर्ट्स प्रिंसिपल। इसको डिस्कस करने से पहले हमें इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फोर्सेज की बात करते हैं। दो टाइप्स के फोर्स होते हैं। फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। फोर्स क्या होता है? पुश एंड पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल, पुश एंड पुल ऑन ए बॉडी, ऑन अ ऑब्जेक्ट या बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पुश एंड पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। इस चैप्टर से हम दो टाइप्स के फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों चीज़ें कभी कभार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। तो कौन कौन से फोर्स है मैं बता देता हूँ। एक आपके होते हैं एक्सटर्नल फोर्स, इन्हें कहा जाता है इम्प्रेस्ड फोर्स कहा जाता है। इम्प्रेस्ड फोर्स, एक सेकेंड, इम्प्रेस्ड फोर्स जो आपके होते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और इम्प्रेस्ड फोर्स और सेकंड फोर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स दो टाइप के फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होते हैं, पहले हम इसको कवर करते हैं। इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होते हैं? जो भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं बॉडी पे, उसको कहा जाता है इम्प्रेस्ड फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्स। क्या कहलाते हैं? इम्प्रेस्ड फोर्स कहलाते हैं। इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रेस्ड फोर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मान लीजिए आपकी ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट टंगा हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन होगी। क्या होगी? टेंशन होगी। ठीक है, इस टेंशन को ही क्या कहा जाता है? दोनों साइड में टेंशन को क्या कहते हैं? ये टेंशन इन स्प्रिंग इज कॉल्ड टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन इन स्प्रिंग, इसको आप कहेंगे इम्प्रेस्ड फोर्स का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? इम्प्रेस्ड फोर्स। एक और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जो आपका बॉडी होता है उसका वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है। वेट क्या होता है? एक्चुअल में कोई बॉडी है, उसका वेट मान लो मास m है, तो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे कहते हैं आप वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ बॉडी, तो जो वेट ऑफ बॉडी होता है वो भी आपका किसका एग्जांपल्स हो जाएगा? इम्प्रेस्ड फोर्स। तो एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए। इम्प्रेस्ड फोर्स के दो एग्जांपल्स है आपके सामने, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पूछा जाता है कि इम्प्रेस्ड फोर्स के एग्जांपल्स बताइए। इम्प्रेस्ड फोर्स क्या होता है, तो आपको बताना है एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्स, और इसके एग्जांपल्स होंगे टेंशन इन द स्प्रिंग, और सेकंड एग्जांपल होगा वेट ऑफ द बॉडी, जिसको आप बुक्स में पढ़ेंगे। वेट को कौन बैलेंस करता है? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बैलेंस करता है। आपको सिर्फ ये बताना है दो एग्जांपल्स, वेट ऑफ द बॉडी और टेंशन इन द स्प्रिंग आर एग्जांपल ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव फोर्स क्या होता है। सिंपली आप प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सलेरेशन होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेरेशन।
जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए, उसी को बोला जाता है इफेक्टिव फोर्स कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन क्या कहलाता है? इफेक्टिव फोर्स कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन क्या कहलाता है? इफेक्टिव फोर्स। एक चीज आप जानते हैं कि इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक चीज आप पहले पे पढ़ते हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट x हो तो वेलोसिटी आप जानते हैं dx/dt होता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी dv/dt। v की वैल्यू रख दीजिए तो d/dt ऑफ v की वैल्यू हो जाएगी dx/dt, दैट इज इक्वल टू d²x अपॉन dt स्क्वायर, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? d²x अपॉन dt स्क्वायर। तो इसकी जगह आप एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन d²x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, दिस फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स। जो आपने पहले डिस्कस पढ़ रखा है एग्जाम बुक्स में, वो आपका था इफेक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं? मास इन प्रोडक्ट होता है किसका? मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स। दैट इज इक्वल टू m इंटू d²x अपॉन dt स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब हमने फोर्स के बाद डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, जो आपने पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है। नेक्स्ट कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो क्या होता है? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स होता है। दैट इज इक्वल टू, सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो अप्लाइड फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, अप्लाइड फोर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स, दैट इज स्टेट बाय इफेक्टिव फोर्स। दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सिंपली है, जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूरा लिख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे लिखते हैं, दैट इज काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल से तरीके से हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको समझने के लिए आप सिंपली मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए एक प्लेन आपने लिया, एक पार्टी कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। तो तीन एक्सिस आपने ले ली, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सिस्टम है जिसका टोटल मास तो m है, पर हम एक छोटा सा पार्टिकल इसमें सेलेक्ट करेंगे जिसका मास होगा स्मॉल m। इस पार्टिकल का मास मान लीजिए स्मॉल m, दैट इज स्मॉल m। एक सेकंड थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। इस सिस्टम में पूरा, इस सिस्टम में एक पार्टिकल ले लिया छोटा सा जिसका मास क्या है? स्मॉल m। क्लियर? एक पार्टिकल आप कंसीडर करेंगे जिसका मास क्या है? स्मॉल m। इस मास m पर अलग अलग फोर्सेज लगेंगे, क्योंकि जब सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे आप, अप्लाइड सिस्टम पे फोर्स को, ये सिस्टम पे जब फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इस पार्टिकल पे भी कुछ ना कुछ फोर्सेज लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्सेज को हम अलग अलग डायरेक्शंस में, तीनों डायरेक्शंस में फोर्सेज लग रहे हैं, उनको मैं डिनोट करता हूँ। एक मिनट में इसको थोड़ा डायग्राम को बड़ा बना देते हैं, लार्ज करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये सिस्टम है, इसके एक पार्टिकल मास m है जिसका मास m है। इस पर तीन टाइप, सिस्टम पे जब फोर्स लगेगा, फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इस पार्टिकल के लिए तीनों डायरेक्शंस में फोर्स लगेगा। ठीक है, इस x एक्सिस के पैरेलल बात करते हैं। इस x एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में मान लीजिए इस पे फोर्स लग रहा है F1। कौन सा फोर्स लग रहा है? F1। इसी प्रकार से कंपोनेंट ले रहे हैं हम, फोर्स के कंपोनेंट ले रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। y एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट फोर्स मान लीजिए F2। क्या मान लिया आपने? F2।
जेड एक्सिस की डायरेक्शंस में, इस एक्सिस की डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका आ गया F3। F1 F2 F3 से क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली एट एनी टाइम t। तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख सकता हूँ F1 F2 F3 क्या है, आर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस तीनों डायरेक्शन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपने माना F1, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या मान लिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका F1 हो गया फोर्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस आपका हो गया F2, पैरेलल टू जेड एक्सिस आपका फोर्स हो गया F3। दीज आर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट एक्चुअल में क्या होता है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम कह सकते हैं इम्प्रेस्ड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स। इम्प्रेस्ड फोर्स और इफेक्टिव फोर्स दोनों किस में होते हैं, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्या किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अभी आपने फोर्स पढ़ा था, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हैं m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फोर्स एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस के लिए डी एक्स बाई डी टी होगा। तो F1 की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड, m इंटू डी स्क्वायर एक्स इंटू डी टी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा F1 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे ही आपको जो F2 होगा वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई डायरेक्शन में होगा डी स्क्वायर वाई m इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो F3 की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू m इंटू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। These three equations are called F1, F2, F3. These equations are called the equations of the motions of a particle of mass m, small m. Clear? These are the equations of motion. I hope you understand. इसका यूज आगे होगा तो आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से हम इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो आप लिख सकते हैं इम्प्रेस्ड फॉर इफेक्टिव फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। इम्प्रेस्ड फॉर एंड इफेक्टिव फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। लिख लीजिए इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इफेक्टिव फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। क्लियर। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसका हम आगे यूज करने वाले लेक्चर से। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो आपको भी समझ में आ चुका है। वापस बता देते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ने के लिए आपको पता चाहिए F1, F2, F3 तीन कंपोनेंट लिए, तीनों एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो F1 की वैल्यू होती है वो m स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और जेड एक्सिस के पैरेलल है तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। नेक्स्ट अब बात आती है रिजिड बॉडी। व्हाट इज द रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मोस्टली यूज होती है। रिजिड बॉडी किसे कहा जाता है? तो सिंपली रिजिड बॉडी
कोई भी एक पार्टिकल्स पे आप पार्टिकल्स के दो एक सिस्टम में दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अगर हमेशा फिक्स रहो या फिर कांस्टेंट रहती है तो उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। क्या कहलाता है आपका? रिजिड बॉडी। मतलब लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, आप लिख सकते हैं सिंपली डेफिनेशन इसकी, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, collection of particles where distance between particles remains constant। तो सिस्टम पे कोई भी दो पार्टिकल्स ले लीजिए या दो से ज़्यादा, उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी किन्हीं दो पार्टिकल्स है सिस्टम के अंदर कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए आपका सिस्टम है, मान लीजिए एक पार्टिकल है P1 है, दूसरा पार्टिकल है P2, इस सिस्टम में दो पार्टिकल लिए, इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए d डिस्टेंस है। अगर ये सिस्टम को मैं मूव करता हूँ, क्या करेंगे, मूव किया आपने और ये सिस्टम मूव करके यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया ये सिस्टम, तो जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस थी, ये मान लो पार्टिकल P1 था, ये पार्टिकल P2 था, इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो चेंज नहीं होगी, वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, d ही रहेगी। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या ऑब्जेक्ट्स को, बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स मूव करोगे तो भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मीन्स फिक्स रहती है, डिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो इस टाइप के बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। दो टाइप के, इसको समझने से पहले एक चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसका यूज होता है। लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसको समझने के लिए सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि परपेंडिकुलर एक पार्टिकल से, उसका मास m है और प्रोडक्ट, सिंपली इस तरह से आप समझ सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो एक पार्टिकल से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे एक एक्सिस से या किसी लाइन के अक्रॉस, तो उसका प्रोडक्ट क्या करता है, एम आर। मान लीजिए एक पार्टिकल्स, ये लाइन है, एक सिस्टम है, इसमें एक स्मॉल पार्टिकल आपने ले लिया m, जिसका मास क्या है, dm है। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी इस एक्सिस से, इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लीजिए r है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m डॉट आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ m r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ऑफ m r स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ m इंटू r स्क्वायर। r क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अबाउट ए लाइन। क्लियर, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए इनर्शिया आई है, इस लाइन के अबाउट है, ये लाइन मान लीजिए ए बी, जो लाइन है ए बी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी हो जाएगा आपका dm। पार्टिकल है, इस पे स्मॉल मास m कंसीडर किया, r डिस्टेंस कंसीडर किए, एम आर स्क्वायर यहाँ पे dm इंटू आर स्क्वायर होगा। और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से, आर स्क्वायर dm, और इसको गामा से लिखते हैं लिमिट्स को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। इसका एक क्वेश्चंस भी करेंगे, एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। एक एग्जांपल्स देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताते हैं किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे क्वेश्चंस देखते हैं।
मान लीजिए एक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m, जिसका मास है m एंड लेंथ है आपकी, लेंथ बुक में 2l दे रखी है तो मैं सिंपली लेंथ को क्या 2a दे रखी है तो मैं लेंथ को a ले रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको एक रोड दे रखी है, यूनिफॉर्म मास की है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये आपकी रोड है यूनिफॉर्म मास की, इसका टोटल मास आपके पास है गिवन है कैपिटल M, और टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस दे रखी है a, टोटल लेंथ कितनी है रोड की a, कितनी है लेंथ a। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, तो हम इसको मान लीजिए इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए, लाइन मान लिया आपने, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मान लीजिए AB लाइन है, इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रोड का, इसका मास m है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रोड में सबसे स्मॉल एक पार्टिकल्स ले लीजिए, यहाँ पे आपने एक पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास क्या है dm है। क्लियर है, ये कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, इस लाइन AB से x डिस्टेंस पे, और ये स्मॉल dx है, विड्थ है उसकी क्या है स्मॉल ds है। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर, तो रोड यहाँ तक है, यहाँ पे आप ओरिजिन ले लेंगे 0,0, तो ये डिस्टेंस अगर a है, कितनी है डिस्टेंस a, तो ये पॉइंट आपका लास्ट रोड का हो जाएगा a,0। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला था, सबसे पहले आपको मास निकालना पड़ेगा dm। dm को निकालने के लिए पता है आपको कि जो a लेंथ है, देखो सिंपल सा मैं बताता हूँ, आपकी जो a लेंथ है उसका मास आपको गिवन है, कितना है मास क्या दे रखा है, गिवन है m है। पूरी रोड का जो लेंथ है, पूरी लेंथ अगर रोड कंप्लीट लोगे तो उसका मास आपके पास कितना है m। ऐसे मौको 1 यूनिट लेंथ का, कितने 1 यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ अगर आप लेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा m/a। आपको कितनी यूनिट की लेंथ लेनी है dx, तो dx यूनिट लेंथ का लेंथ लेंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा m/a इंटू dx। क्लियर, m/a इंटू dx, क्योंकि 1 का पता है तो जितने का चाहिए उसका आप इजीली निकाल सकते हैं। 1 का पता है आपको m/a मास पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ का चाहिए तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका क्या हो गया dm की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, dm की वैल्यू, जो आपके पास था मास, छोटा सा पार्टिकल है dm मास, तो dm की वैल्यू आपके पास होगी मास पर यूनिट m/a इंटू dx। अब सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं अबाउट AB लाइन, IAB मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इक्वल टू, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन, डिस्टेंस यहाँ से कितनी है x, इस पार्टिकल dm की, mr² m इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल लेंथ यहाँ 0 से लेके कहाँ तक वेरी करेगा a तक, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से a तक, x² और dm की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, आपके सामने है dm की वैल्यू, ये पुट कर दीजिए, dm की वैल्यू रखेंगे m/a इंटू dx। m/a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा m/a, इंटीग्रेट करेंगे 0 से a x² dx, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका m/a x³/3। लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी m/a इंटू a³/3, दैट इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ma²/3, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट। आप इजीली यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपने कैलकुलेट इजीली वे में करके बता दिया। अबाउट द लाइन AB लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, रोड का यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास m दे रखा है, इजीली आपने इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कभी कभार आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये मोमेंट ऑफ, दो प्रकार की थ्योरम्स इसमें यूज होती है जो आपने क्लास 12 में पढ़ी थी, तो मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होगा।
बस सिंपली आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। तो आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको याद कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइन ए बी के क्रॉस, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास ये, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोनों थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। 2 टाइप्स की थ्योरम्स हम डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं थोड़ा स्मॉल वे में जल्दी से बताएंगे क्या चीज़ होती है। देखो, एक चीज़ होती है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। 2 टाइप की थ्योरम्स होती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या? तो सिंपली आप इस तरह से मान लीजिए, ये आपकी लाइन एल है, ये कैपिटल सिस्टम है जिसका मास दे रखा है आपको कैपिटल एम। इस पे कोई पार्टिकल्स लेंगे तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लीजिए, पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए डी है। क्लियर? तो ये जो सेंटर पे ले लिया, जो ये सेंटर मूवमेंट आप मान के चलेंगे, लेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट मान लीजिए इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of rigid body about axis passing through its center of mass। मतलब आप एज्यूम इस तरह से करके चलिए, एज्यूम कि ये सेंटर ऑफ इस सिस्टम का पूरा मास कंसंट्रेट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। इसके अबाउट जो सेंटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, एज्यूम करना है, वो क्या माना आपने, आई नॉट मान लिया। तो अब आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे वो देखिए, उसके लिए हम यूज करते हैं देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of rigid body about line AB, that is moment of inertia of AB, that is using parallel axis theorem। आप इजीली लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल मास यहाँ पे टोटल मास dm इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस, ये आपको इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स का। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स। क्लियर है? इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं। एक एग्जांपल्स ले ली, अभी जस्ट आपने किया था रोड के बारे में। ये आपके पास यूनिफॉर्म रोड थी, अभी जस्ट आपने, जिसका मास m था, इसकी लेंथ आपके पास a थी, तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट दिस लाइन ए बी अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, आपके पास था ए बी। तो इसके आप अबाउट जस्ट पहले आपने कैलकुलेट किया मोमेंट इनर्शिया अबाउट ए बी, दैट वाज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 3। मैं इसका यूज करूँगा। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई नोड है। क्या है? आई नोड है। अब आपको आई नोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? आई नोड की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। सिंपल तरीके से आप यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके मिड पॉइंट होगा पूरी डिस्टेंस का। टोटल लेंथ a है तो इसका हाफ होगा a/2। कितना होगा? a/2। तो आप इजीली पैरेलल एक्सिस, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जो भी मास होगा दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्लियर? एम आर स्क्वायर, उसके लिए डिस्टेंस कितनी है आपके पास, a/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर? अब हम सिंपली वैल्यू रख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। ये किससे लिख रहे हैं? यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यूजिंग पैरेलल
एक्सिस थ्योरम। कुछ स्टूडेंट इसमें ये पूछ सकते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या पूछते हैं। तो इसकी वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट कर रखी थी, रख सकते हैं आप ma²/3 दैट इज इक्वल टू I0 प्लस ma²/4। यहाँ से आप I0 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको इस साइड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देयरफॉर I0 दैट इज इक्वल टू ma² 1/3 माइनस 1/4 दैट इज 4 - 3 1। एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, दैट इज इक्वल टू ma²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू ma²/12। इस तरह से हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ताकि क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर ये वाला टर्म्स कैसे आया, तो मैं वापस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से कर देता हूँ। तो बता इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो एक पार्टिकल m है, तो a/2 डिस्टेंस पे स्मॉल m मान लीजिए dm, तो आप लिखेंगे ये डिस्टेंस है mr² होगा, ये क्या होगा mr², mr का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर। अब इसको टोटल मास समीशन लेंगे, कंप्लीट बॉडी का मास दैट इज इक्वल टू mr²। तो ये समीशन m किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल M, पूरे मास है। यहाँ पे टोटल मास कितना है m, r², तो a²/4। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई। क्लियर। तो आप इजीली इस तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स का यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जहाँ पे I0 क्या है, लिख लीजिए I0 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और थ्योरम्स होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसका भी आपकी लाइफ में यूज है। तो उसका भी हम एक क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, शॉर्ट में बताऊंगा आपको। जो आपने 12th में पढ़ी है परपेंडिकुलर फिजिक्स में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती है। इसको शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज़ किस तरह से इसका यूज होता है। इसका यूज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये आपके सिस्टम में मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें 3 एक्सिस है। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये आपकी वाई एक्सिस मान लीजिए, ये आपकी होगी जेड एक्सिस। क्लियर। तीनों एक्सिस हैं। ये सेंटर ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे वो है ओरिजिन है। यहाँ पे पार्टिकल कोई भी मास होगा, कोई भी सिस्टम होगा जिसका मास कैपिटल M मान लीजिए बॉडी का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालेंगे, वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। हम कौन से सिस्टम की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम बोल सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई। रेक्टेंगुलर कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर। इसमें 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप देख सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, मान लीजिए आपने एक मास बॉडी लिया है, लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ऑफ मास m अबाउट एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी है मास m का, दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे IOX से डिनोट करते हैं, जिसे शॉर्ट में कभी कभार लिखा जाता है IX। ऐसे ही जो अबाउट होगा y एक्सिस, दैट डिनोट करते हैं IOY, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं IY से। ऐसे अबाउट जेड एक्सिस बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, OZ से डिनोट करेंगे आप, अबाउट जेड एक्सिस, IOZ, या फिर शॉर्ट में लिखते हैं IZ। इस तरह से डिनोट करते हैं।
और जो तीनों एक्सिस होती है ये को टर्मिनस होती है। को टर्मिनस मतलब एक पॉइंट पे तीनों एक्सिस मिलती है, ये को टर्मिनस पॉइंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इस एक्सिस और इस एक्सिस, तीनों एक्सिस जहाँ मिलते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं को टर्मिनस। क्या कहलाता है ये पॉइंट, को टर्मिनस। तीनों क्या होती है, को टर्मिनस होती है। तीनों एक्सिस मस्ट बी को टर्मिनस, मीन्स मीटिंग एट द ओ। वो क्या है यहाँ पे, ओरिजिन। वो क्या है, ओरिजिन। देन यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आप लिख सकते हैं यूजिंग परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सिस थ्योरम। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस होगा वो सम होता है किसका, दोनों, अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस होता है, दैट इज इक्वल टू एक सेकेंड जस्ट, moment of inertia about z axis, that is equals to sum of moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis, that is called perpendicular axis theorem। इसका भी यूज होता है, एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गई थी, आप 12th में से अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर दिया मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी उसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। इसका एक एग्जांपल्स बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका यूज कैसे होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मान लीजिए आपको मूवमेंट, तो पहले तो एक चीज़ सिंपल सा है, एक वायर ले लीजिए जिसके सर्कुलर वायर की बात करती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ताकि इसका यूज कर सके। मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वायर, एक सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वायर। आपके पास एक सर्कुलर वायर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है। तो वायर कैसा होगा, सर्कुलर वायर है, इस तरह से सर्कुलर वायर, सिर्फ बाउंड्री पे ये वायर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सिस डिसाइड करते हैं। तो हम एक्सिस डिसाइड करेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए एक्सिस को डिसाइड करने के लिए एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये वाई एक्सिस मान लीजिए, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। कौन से प्लेन में रखा गया है, एक्स वाई प्लेन में आपने एक वायर रखा है, तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी और एक्स वाई प्लेन में आपने रख दिया। अब इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल दीजिए। तो ये सबसे पहले इसको 0,0 ओरिजिन ले लीजिए। अब ये पार्टिकल्स जो वायर है इस पर एक स्मॉल मास m कंसीडर करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे वायर पे एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास आपने कंसीडर कर दिया dm। अब ये सर्कुलर वायर है तो इसकी रेडियस होगी कुछ न कुछ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी, ये मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस है r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं और जो किस एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हैं, अबाउट जेड एक्सिस के निकाल रहा हूँ। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, जो जेड एक्सिस आपको वैसे दिखाई नहीं देगी, जेड प्लेन है, अबाउट जेड एक्सिस है, उससे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस पार्टिकल्स का जो एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस इमेजिनरी थोड़ा सा एज्यूम करिए, ये इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस होगा दैट इज इक्वल टू mr²। dm मास है, डिस्टेंस क्या r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे पार्टिकल का, देखिए r² तो कांस्टेंट है, dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो dm सारे
ये पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स के मास को आप इंटीग्रेट मतलब ऐड करेंगे। तो सारे पार्टिकल्स के मास को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो टोटल मास आपको वायर का मिलेगा। टोटल मास ऑफ वायर मान लीजिए m है, तो टोटल इस dm की वैल्यू क्या आ जाएगी m, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी m। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा mr²। क्लियर? dm की जो वैल्यू हो जाएगी कंप्लीट दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, जिसको लिखते हैं ओ z दैट इज इक्वल्स टू mr², किसका? डिस्क का। क्लियर? अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट x एक्सिस और या फिर y एक्सिस, तो इसके लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि z एक्सिस के अबाउट आपको पता चल चुका है। क्लियर? और ये तो हम आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। अब डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वायर है वो क्या सिमेट्रिक है, क्योंकि सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस सबके लिए सेम है। ये सर्कुलर वायर है, इसकी रेडियस है, ये भी r होगा, r डिस्टेंस पे पार्टिकल है, ये भी r डिस्टेंस पे पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल होगा r डिस्टेंस पे, तो ये सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक। तो डायमीटर के अबाउट जब भी चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। अब ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल टू x एक्सिस चाहिए या फिर पैरेलल टू y एक्सिस चाहिए। दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। IOX होगा और IOY, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि वायर कैसा है? सिमेट्रिक है। वायर कैसा है? सिमेट्रिक है। तो हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किसका यूज करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो भी आप जस्ट पढ़ी थी आपने। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। और ये आपको पता है सिमेट्रिक के कारण दोनों क्या है? इक्वल है। y वाला किसके इक्वल है? x के इक्वल। तो x के इक्वल कर दीजिए, तो IOX प्लस IOX, और ये वैल्यू आपको पता ही है z एक्सिस के अबाउट अभी आपने फाइंड आउट किया था। IOZ की वैल्यू है mr², mr² आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2, तो ये 2 टाइम्स है तो डिवाइड हो जाएगा, तो mr²/2 दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, और दोनों की या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, क्योंकि डायमीटर x एक्सिस के अबाउट होगा या फिर y एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि xy प्लेन है। क्लियर? तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स का भी यूज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को, पर कम यूज होता है, फिर भी इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? इस तरह से दोनों थ्योरम्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक रह गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट रहता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, एक 2 कॉन्सेप्ट है, छोटे से जल्दी से डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिए 3 एक्सिस है, ये आपके तीनों एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस, चलो बुक के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ये y एक्सिस है बुक में, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो अगर बुक्स भी पढ़ते हैं VMOU की। तो ये है आपकी z एक्सिस, तीनों एक्सिस हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिस्टम है जिसका मास कैपिटल M दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का मास क्या दे रखा है? M दे रखा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो एक पार्टिकल्स होगा, मान लीजिए इसका पार्टिकल है, तो इस पे जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z है। ठीक है, पार्टिकल M रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? इनिशियल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, z। इस पॉइंट पे आपका कोऑर्डिनेट रखा गया, मान लीजिए ये पॉइंट P है। क्या ये पॉइंट है? P। अब आपको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर अबाउट x एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये लेंगे। ठीक है, तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका y और z कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो पॉइंट आप मान लीजिए x, 0, 0।
डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये मान लीजिए ए पॉइंट है, पी ए डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप पी ए डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स है, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये जो पी ए डिस्टेंस हो गई वो आपकी आ गई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होता है एम आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करना, अबाउट एक्स एक्सिस है ओ एक्स दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर का स्क्वायर, और डिस्टेंस ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी ए, तो पी ए का होल स्क्वायर। तो पी ए की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अबाउट एक्स एक्सिस। शॉर्ट में इसको बुक्स में इस तरह से लिखते हैं, क्लियर। समेशन ऑफ, यहाँ समेशन कर दीजिए ताकि आपको कैपिटल मास मिल जाए, टोटल मास समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, स्मॉल एम ले रहे हैं आप, समेशन आ जाएगा एम आर स्क्वायर अबाउट एक्स एक्सिस। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस, जिसको बुक्स में जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, इस पे पॉइंट लेंगे, ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर हो रहे हैं सारे, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, 0। डिस्टेंस फॉर्मूले से मान लीजिए पॉइंट बी है, तो जो पी बी की डिस्टेंस आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आपका हो जाएगा एम आर स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर, आर डिस्टेंस हो जाएगी पी बी का होल स्क्वायर, पी बी ये वैल्यू है, होल स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी समेशन एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकालेंगे, जिसको सी से डिनोट करते हैं। जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर इस एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे, जेड होगा स्मॉल जेड। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये डिस्टेंस मान लीजिए सी है, तो पी सी डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पी सी की लेंथ होगी अंडर रूट आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फॉर्मूला आई ओ अबाउट जेड एक्सिस दैट इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है आपके पी सी का होल स्क्वायर, और पी सी की वैल्यू रख देंगे समेशन एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर। दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस जिसको ए से डिनोट किया है, दैट इज इक्वल टू अबाउट एक्स एक्सिस समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, अबाउट वाई एक्सिस दिस, जेड एक्सिस दिस। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट प्लेन भी आप इजीली निकाल सकते हैं, अबाउट द प्लेन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो वो क्या होता है वो भी देख लीजिए। देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल से एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा गया है, एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा एक्स, डिस्टेंस क्या हो जाएगी एक्स, तो अबाउट प्लेन क्या हो जाएगा वो लिख लीजिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन होगा, उसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, जेड हो जाएगी, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, स्मॉल जेड, एम आर स्क्वायर। इसी प्रकार से एक सेकेंड, एम आर स्क्वायर ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, इसमें एक्स वाई प्लेन में रखा गया ऑब्जेक्ट, कौन से, एक्स वाई प्लेन में। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट पार्टिकल इस ऊपर डायरेक्शंस में होगा, तो डिस्टेंस होगी उसकी वो जेड ऊपर एज्यूम करेंगे, जेड एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उसमें पार्टिकल मान लीजिए इतनी डिस्टेंस पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन के लिए कौन सा लेंगे कोऑर्डिनेट,
स्मॉल जेड लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी जेड एम आर स्क्वायर। ऐसे ही वाई जेड प्लेन के लिए आपकी डिस्टेंस हो जाएगी समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, और जेड एक्स प्लेन के लिए समेशन ऑफ एम इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्लेन भी निकाल सकते हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। एक चीज़ और रह जाती है, वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें काफ़ी लॉजिक ज़्यादा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आता है मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखना एग्जाम्स में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों अलग अलग चीज़ें। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, क्लियर? एक चीज़ नोट डाल के लिख लीजिए। पहले इसको हटा देता हूँ, एक चीज़ और नोट करने। अभी आपने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके बारे में ज़रूर लिखिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो नोट डाल के लिख लीजिए। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे क्वांटिटी है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ठीक से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा फिजिकल स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? कैसी क्वांटिटी है? ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, स्केलर क्वांटिटी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो आपके स्केलर एक वैल्यू को डिनोट करता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी चीज़ एग्जाम्स में जो पूछते हैं वो चीज़ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव और जीरो ओनली। तो याद रखना है कैसा होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो ओनली। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, या फिर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी नेगेटिव? नो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। क्लियर? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है, एक चीज़ और टर्म्स आती है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस या किसी लाइन के पैरेलल नहीं ड्रॉ करते, हम प्लेन के बारे में बताते हैं। तो मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये अबाउट एक प्लेन को डिनोट करता है। ठीक है, प्लेन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं? मान लीजिए आपको एक्स वाई प्लेन की बात करनी है। कौन से प्लेन की? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई प्लेन के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम इंटू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, किसके अबाउट लिया है? ब्रैकेट में लिख लेता हूं, विथ रेस्पेक्ट टू पेयर ऑफ एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। क्योंकि जब एक्स वाई प्लेन बनाओगे, आप कोई भी प्लान बनाएगा, आप प्लान बनाओगे एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई प्लेन होगा, उसमें दो प्रकार की एक्सिस यूज होगी। क्योंकि यहाँ प्लेन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन की बात हो रही है। तो दो प्रकार की एक्सिस हैं, कौन कौन सी है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कौन से प्लेन के लिए? एक्स वाई प्लेन के लिए। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू पेयर ऑफ एक्सिस, कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम इंटू एक्स इंटू वाई, इसके इक्वल होता है। इसी प्रकार से अबाउट वाई एक्सिस जेड एक्सिस भी निकाल सकते हैं। दैट इज फॉर वाई एक्सिस किसके लिए? फॉर वाई जेड प्लेन के लिए। वाई जेड प्लेन के लिए यहाँ पे यूज क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। वाई जेड प्लेन है तो यहाँ पे समेशन ऑफ एम इंटू वाई जेड आ जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसके लिए? प्लेन के लिए बात करती है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया।
एक्जेड प्लेन, कौन सा प्लेन? एक्जेड प्लेन। तो यहाँ पे यूज हो जाएंगे स्मॉल एक्जेड, समेशन ऑफ m इंटू एक्स इंटू जेड, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये किसी एक प्लेन के अबाउट प्लेन के लिए हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। दूसरी चीज़ जो एग्जाम से मोस्टली पूछी जाती है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैन बी नेगेटिव। नोट डाल के लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है तो लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो किसी भी बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तीनों हो सकता है, बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉजिटिव और जीरो होता है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तीनों होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये एग्जाम से पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। आपको लेक्चर अच्छा लगा। इसका एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का, क्यों ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हो सकता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंपल सा। नेक्स्ट पेज। क्लियर? देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, इसमें दो पार्टिकल्स लिए, दोनों का मास क्या है? सेम है। इसका मास भी m है, इसका मास भी क्या है? m है। पोजीशन अलग होगी, इसकी पोजीशन अलग है। पार्टिकल की पोजीशन में मान लीजिए 2, 1, -4 है। कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं पे भी होगा, मैं एज्यूम करके ले रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। इसकी पोजीशन है 3, 2, 2। क्लियर? अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, YZ प्लेन, XZ प्लेन जो भी है, मान लीजिए YZ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए अबाउट किसके प्लेन की बात करते हैं? YZ प्लेन की बात करते हैं। कौन सा प्लेन? YZ प्लेन के अबाउट निकाल रहे हैं। तो YZ प्लेन के लिए y और फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ m इंटू वाई इंटू जेड। तो YZ कोऑर्डिनेट पे फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए। YZ कोऑर्डिनेट दोनों में YZ कोऑर्डिनेट ये होंगे, इन दोनों में YZ कोऑर्डिनेट ये होंगे। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखिए। दोनों के लिए निकालेंगे क्योंकि दोनों का मास क्या है? सेम है। तो हम निकालेंगे पहले वाले के लिए समेशन ऑफ मास m इंटू प्रोडक्ट ऑफ y इंटू जेड, y इंटू जेड। फर्स्ट वाले के लिए देखिए y इंटू जेड, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 इंटू -4 प्लस सेकेंड के लिए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम माना है आपने। ठीक है, तो दोनों के लिए हम निकालेंगे इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो ये पूरे सिस्टम का मान, इस पूरे सिस्टम के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसके लिए YZ कोऑर्डिनेट क्या है? m इंटू वाई इंटू जेड। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा -4m, ये आ जाएगा +4m, दैट इज इक्वल टू 0। अबाउट YZ प्लेन मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या आया? 0। ऐसे आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट मान लीजिए XY प्लेन। कौन से प्लेन की अबाउट निकालना है? XY प्लेन। निकाल लीजिए XY प्लेन के अबाउट। तो x और y कोऑर्डिनेट यूज होंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ f इंटू एक्स इंटू वाई। XY कोऑर्डिनेट इसमें ये दोनों है, इन दोनों को लिख लीजिए, और इसमें ये x और y ये दोनों कोऑर्डिनेट यूज होंगे। तो m इंटू एक्स इंटू वाई 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड के लिए m इंटू एक्स इंटू वाई 3 इंटू 2। ये कोऑर्डिनेट है, ये दोनों कोऑर्डिनेट यूज हुए 3 और 2, ये दोनों कोऑर्डिनेट हुए x और y कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो ये आ गया 2m प्लस 6m, दैट इज इक्वल टू 8m। अब निकालिए आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट XZ प्लेन। कौन सा प्लेन है? XZ प्लेन। x और z कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, x और z कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, x और z। फर्स्ट के लिए m
समेशन ऑफ एक्स जेड हो जाएगा इंटू एम। तो आप देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी m इंटू एक्स जेड कोऑर्डिनेट यूज करेंगे फर्स्ट और थर्ड, 2 इंटू -4 प्लस m इंटू 3 इंटू 2, सॉल्व कर देंगे -8 प्लस 6 माइनस का 2m आ जाएगा। तो देखिए मास तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मास क्या रहेगा पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा वो देखिए। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पहली वैल्यू के लिए वाई जेड प्लेन के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया 0 आ गया। ऐसे ही एक्स वाई प्लेन के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपके पास आ रही है 8m, m तो पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स जेड प्लेन यहाँ पे -2 है, m तो पॉजिटिव रहेगा, -2 है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव भी हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। I hope you enjoy the lecture. Thank you. Bye bye. Take care and see you in the next lecture. Thank you for watching it and thank you very much.